तो बढ़िया। चलिए, रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट, ठीक है। आपको दिख रहा है ना ये एम यू एक्स यू से निकलता है, एक्स यू लिमिटिंग से नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या एक्चुअल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट जो एरिया ऑफ स्टील है आपके बीम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग निकलता है, ठीक है। और वो कैसे निकलता है आपको पता ही है, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंशन टेंशन फोर्स को इक्वेट करके हम लोग के पास ये फॉर्मूला आता है 0.87 एफ बाई इंटू ए एस टी अपॉन 0.36 बी इंटू एफ सी के। इससे आपका एक्स यू आएगा, एक्स यू लिमिटिंग नहीं। इसको फिर आप इस वाले फॉर्मूले पुट करेंगे तो आपका एम यू आएगा। एम यू क्या है आपका, अल्टीमेट मोमेंट रेसिस्टेंस या एक्चुअल मोमेंट रेसिस्टेंस। यही आपको उस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है, ठीक है। समझ में आया आपको। आपको एक्सयू लिमिटिंग यूज नहीं करना है इसमें, मैंने गलत बोल दिया था पहले, ठीक है। एक्सयू लिमिटिंग आपको यूज नहीं करना, ठीक है। इस एक्सयू लिमिटिंग से आपका आता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या आता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला है तो आप सीधा एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग पुट कर देंगे, ठीक है। और ये कितना होता है आपको पता है, 0.53 डी होता है एम एफ ई 250 के लिए, 0.48 डी होता है एफ ई 415 के लिए, और 0.43 या 0.44 डी होता है एफ ई 500 के लिए, ठीक है। इसको सीधा पुट करके आप क्या निकालेंगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। उसमें होता है एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग। वरना क्वेश्चन में गिवन है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, तो आपको ये निकालना है, मतलब जो एरिया ऑफ स्टील अभी है, जो अभी एरिया ऑफ स्टील है उसके अंदर, तभी तो एरिया ऑफ स्टील गिवन है उसमें, ताकि आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करो, ठीक है। ताकि आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करो। इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आपको प्रेजेंट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो निकालना है, उसको फिर इस वाले फॉर्मूले में पुट करके आपको एम यू निकालना है। एम यू यहाँ पर क्या है, एम यू अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है। समझ में आ गया। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, एक्चुअल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दोनों सेम चीज है। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आपका तब आता है जब एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग होती है, ठीक है। एएसटी गिवन नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है बताओ मेरे को, कौन सा क्वेश्चन, शिवम कुमार पेज नंबर बताओ फटाफट, कौन सा है। 118, 118 पेज नंबर पे 6 क्वेश्चन है। ओके, 118 पेज नंबर में तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपका शायद बुक कौन सी है, रुको। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है क्या, स्लैब वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप, क्योंकि मेरे में ना क्वेश्चन अलग है। ये reinforced concrete slab 125 mm thick is reinforced with 10 mm diameter bar at a spacing of 200 mm center to center, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप। देखिए इसमें तो एएसटी गिवन है ना, गिवन क्यों नहीं है एएसटी बताओ। मैंने देखो स्लैब में क्या होता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग को, ठीक है। देखो स्लैब, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपका एक तो 125 mm थिक स्लैब है, ठीक है। इसी को उसने बोला है कि इफेक्टिव डेप्थ मान लो, तो इसी को डी मान लिया हमने, ठीक है। स्लैब में मैंने क्या बताया था, स्लैब में आपका जो विड्थ होता है वो गिवन नहीं रहता है, तो हम 1000 mm का विड्थ एज्यूम करते हैं उसमें, क्योंकि स्लैब बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम बस 1 मीटर के विड्थ को डिजाइन कर देते हैं, उसको फिर पूरे स्लैब के विड्थ में रिपीट कर देते हैं, ठीक है। स्लैब का विड्थ बहुत बड़ा होता है, स्लैब तकरीबन आपको 2 3 4 5 मीटर का हो सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ 1000 mm बी मानते हैं उसमें विड्थ, ठीक है। तो डी आ गया, बी आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है स्पेसिंग ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब क्या है, आपका स्लैब ऐसे है, ठीक है। ये आपका स्लैब है, इसको मान लीजिए आप 1000 mm का आपका विड्थ है, ठीक है। तो इसमें 200 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग में स्टील लगाया है। तो अगर 200 mm सेंटर टू सेंटर है तो मैंने बताया था ना आपको कैसे नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं। अगर 3 स्पेसिंग है तो कितने बार्स होंगे, 4 बार्स होंगे, है कि नहीं। तो कितने स्पेसिंग आ गए हमारे 1000 के अंदर, 1000 के 1000 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग कितना है 200। तो मतलब हमारे पास 5 स्पेसिंग है, टोटल 5 स्पेसिंग है। तो अगर 5 स्पेसिंग होंगे तो बार कितने होंगे, 6 बार होंगे कि नहीं, 6 बार होंगे कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बताइए मेरे को, रुकिए। हम्म, 1 मिनट, हाँ। हाँ बताइए। अरे आप कौन से शिवम कुमार हो, इसमें शिवम कुमार दो है।
सर तो शिवम नाम कुमार बिल्कुल सिंह सेम को एक म्यूट मिनट। कर अनम्यूट कर रहे हैं। ठीक है आपको कर दिया। हाँ ओके बोलिए सर। शिवम कुमार। सर जो क्वेश्चन है ना सर, ये एग्जाम्पल में भी है वैसा क्वेश्चन। तो सर एक अगर हम मिनट, हाँ विड्थ एक मिनट, रुको यार, रुको। मेरे को शायद सुनाई नहीं दे रहा है, एक मिनट रुको। अब बोलो। सर वेट तो हम सर 1 मीटर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन सर उसके बाद प्रॉब्लम ये है ना कि सर इसमें जो आंसर दिया है ना वो है 43.11 किलो न्यूटन मीटर। तो सर ये आंसर जो है ना 0.36 एफसीके वाले फॉर्मूले से ही आ सकता है। बाकी अगर सर हम अंडर इनफोर्स सेक्शन आ रहा है ये, और अगर अंडर इनफोर्स में तो सर हम अपना 0.87 एएसटी वाले फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर उससे ये आंसर नहीं आएगा, उससे 16.55 किलो न्यूटन मीटर आएगा। और हाँ जो बिल्कुल इसमें सही कह रहे आंसर हो। दे रखा है, और देखो सर देखो इसमें जो सुनो, मैं बताता हूँ आपको। एक तो ना शायद आपके में थोड़ा मिसप्रिंट है, क्योंकि मेरे में 16.48 किलोमीटर मीटर ही है आंसर। ठीक है। ओके ठीक है, तो देखो आपका एडिशन कौन सा है ये बताइए। सर, कौन से साल का है पुराना आपका? एडिशन है। मेरा पुराना 2019 का एडिशन है, आपका कौन सा एडिशन है? शायद 2015 का है। हाँ तो मेरा एडिशन जो है वो नया है। ठीक है, आप थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है, तो ओके सर। 2019 वाले में 16.48 किलोमीटर मीटर है आंसर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका कैसे आएगा आपको यस सर, पता है यस ना? सर। और वैसे ये यस ना सर, आपका यस सर, मेरे हो ख्याल गया से, क्लियर। ये मेरे ख्याल से 5 बार्स को लेकर आया है ये आंसर। ठीक है, बट वैसे मैंने आपको बताया था ना कि जितने स्पेसिंग होंगे उससे एक ज्यादा बार होगा, तो 6 बार से भी निकाल दोगे, 5 बार से निकालो, किसी भी से निकालो। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आपका आंसर ये इस मैम वाले क्वेश्चन, मैम वाले बुक की बात हो रही है। ठीक है, 102 पेज यस सर, नंबर यस। में। ठीक है, तो उसमें 16.4 किलोमीटर के 5 बार के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो आपको 5 बार के हिसाब से एएसटी निकालिए, एएसटी के हिसाब से आपका जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होगा वो निकालिए, और फिर 0.87 FY वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए फिर ठीक है, ओके, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। ठीक है, दो चीजें थी, एक था अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस और एक था आपका लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अल्टीमेट किससे निकलता है? आपका एक्चुअल एक्स यू से, जो आपका एएसटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और एक्चुअल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दोनों आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ पे डिपेंड करता है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कैसे निकालेंगे आप? एएसटी से। एएसटी आप क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, पर अगर बोला है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, तो आप सीधा एक्स यू लिमिटिंग का जो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, उससे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया है, मैं ड्राइंग को क्लियर कर रहा हूँ सबको। ठीक है, चलिए, तो आज हम लिंटल बीम पढ़ेंगे। ठीक है, लिंटल बीम का क्या होता है? जैसे आपका कोई दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा का फ्रेम है, ठीक है, और दरवाजे की फ्रेम के ऊपर इर्द गिर्द उसकी ब्रिक वर्क होगी बहुत सारी, है ना? यहाँ पर आपका ईंटें लगी होंगी। तो दरवाजे का फ्रेम तो आपका वुडन होता है ना? तो वो फ्रेम तो संभाल नहीं पाएगा इस वेट को, तो हम दरवाजे की फ्रेम के ऊपर एक लिंटल बीम लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? लिंटल बीम। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंटल बीम। तो ये जो ऊपर ब्रिक वर्क का लोड है, इस लोड को लिंटल के ऊपर जब वो आता है, तो उस लोड की वजह से ये लिंटल भी बेंड करेगा, है ना? तो उस बेंडिंग के लिए हम डिजाइन करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे हम डिजाइन करते थे वैसे ही डिजाइन होगा, पर इसमें ब्रिक वर्क का लोड कैसे कैलकुलेट करना है उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का साइड क्या होता है, कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का वेट, सब समझना है यार। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो लिंटल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम मैं समझाऊंगा आपको। लिंटल आर बीम प्रोवाइडेड ओवर दी ओपनिंग्स इन्वॉल्व। ओपनिंग्स मतलब आपका दरवाजा हो गया, आपका विंडो हो गया, उसके लिए जो आप ब्रिक वर्क में ओपनिंग छोड़ते हैं, तो उस ओपनिंग में जब आप फ्रेम बैठाएंगे, तो उस फ्रेम के ऊपर जो आपके ब्रिक वर्क का लोड आएगा, उस लोड को संभालने के लिए उस ओपनिंग के ऊपर हम लिंटल बीम बिछा देते हैं। ठीक है, अभी फोटोज आएंगे उससे समझ में आएगा आपको। ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड ओवर द डोर्स, विंडोज एंड अदर ओपनिंग। ठीक है, डोर विंडोज के ऊपर कॉमनली लिंटल बीम्स होते हैं। ठीक है, टू सपोर्ट द लोड ऑफ द वॉल अबव द ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग्स के ऊपर जो ब्रिक वर्क का वॉल है या किसी का भी वॉल है, उसका जो लोड है उसको संभालने के लिए लिंटल देते हैं। इन ब्रिक मेसेनरी द लोड ओवर एन ओपनिंग इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द साइड बाई द आर्च एक्शन। ठीक है, आर्च एक्शन क्या होता है मोटा मोटा बताता हूँ आपको, बाकी आगे जाके भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए ये आपकी लिंटल बीम है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है,
60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का आपका ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये आपका एल इफेक्टिव है, ठीक है। तो आपको पता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, सारे साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये एल इफेक्टिव हुआ तो ये वाला साइड भी एल इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये आज बनता है, तो इसी के वजह से जो लोड आता है सिर्फ इसके लिए हम डिजाइन करते हैं। जो भी ब्रिक वर्क इसकी इस ट्राइंगल के अंदर आ जाता है, उसी ब्रिक वर्क को हम कंसीडर करते हैं लोड के लिए, ठीक है। और ये जो बाकी का ब्रिक वर्क यहाँ पे रह गया, मैं रेड से करता हूँ, यहाँ पे जो बाकी का ब्रिक वर्क रह गया, ये ब्रिक वर्क आपका, जो समझ लीजिए ये दरवाजा है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है, समझ लीजिए दरवाजा है, इसके ऊपर लिंटर लगा हुआ है। तो दरवाजे की साइड में जो यहाँ पर ब्रिक वर्क होगा, यहाँ पर जो, एक मिनट, ठीक है, दरवाजे की साइड में जो यहाँ पर जो ब्रिक वर्क होगा, वो वाला ब्रिक वर्क ये लोड संभाल लेगा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है इसका लोड ये लिंटर ले लेगा, और इसके ऊपर जो ये ब्रिक वर्क बच गया जिसका लोड हमने नहीं लिया, उस लोड को हम एज्यूम करते हैं कि जो ओपनिंग के साइड में जो ब्रिक वर्क है हमारा, ठीक है, वो ब्रिक वर्क ये वाला लोड ले लेता है। इसको आर्चिंग एक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर लिंटर नहीं होता तो ये वाला पार्ट जो है ये पूरा खत्म हो जाता, ठीक है, और सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाता, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका साइड वाले ब्रिक वर्क से संभल जा रहा है, ठीक है, तो आर्च टाइप का बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रिक वर्क है, ये वाला पार्ट, ये आपका साइड वाले ब्रिक वर्क में जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्चिंग एक्शन, ठीक है। इसलिए हम लिंटल के ऊपर जो पूरा वॉल होता है उस पूरे वॉल का वेट नहीं लेते हैं। लिंटल के ऊपर जो ट्राइंगल बनता है, सिर्फ उसी ट्राइंगल के अंदर जो लोड आ रहा है उसको हम लिंटल के ऊपर लेते हैं, समझ गए। अब ये ट्राइंगल कब बनता है कब नहीं बनता है उसका भी कंडीशन है, आगे जाके हम समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपका लिंटल, आप ट्राइंगल चेंजेस टू, देखिए अगर सेमी सर्कुलर है तो ऑब्वियसली पैराबोलिक ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पैराबोलिक प्रोफाइल होगा वो, ठीक है, क्योंकि आपका लिंटल अगर सेमी सर्कुलर होगा तो ऐसा होगा लिंटल आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ से कुछ पार्ट ये वाला लिंटर ले लेगा, यहाँ से कुछ पार्ट ये वाला लिंटर ले लेगा, या तो ऐसा होगा और या तो आपको पूरा ऐसा पैराबोलिक टाइप का होगा इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपका ब्रिक वर्क बच गया, ये ब्रिक वर्क आपका साइड में चला जाएगा, ठीक है, तो वो पैराबोलिक ही होगा, ठीक है, जिसकी चिंता मत कीजिए, ये वाला टाइप आता नहीं है, बट वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगुलर लिंटल बीम्स की बात करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपका रेक्टेंगुलर लिंटल बीम का क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कॉन्सेप्चुअली आप देख लीजिए, हाँ पैराबोलिक ही बनेगा उसके ऊपर अगर लोड प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। आर्चिंग एक्शन सब कंफ्यूज मत हो जाइए राजीव यादव, ठीक है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आप सेमी सर्कुलर से आर्चिंग एक्शन से मत कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है, ठीक है। वैसे सेमी सर्कुलर लिंटर बीम्स नहीं होते हैं, इनके अगर सेमी सर्कुलर लिंटर बीम कहीं देते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है, समझ के। चलिए हम आर्चिंग एक्शन सिर्फ इसी का समझिए आप अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Lintels are designed to support a triangular section of wall above the opening. Outside the triangle, the arching action of the masonry is assumed to support the wall. ठीक है, मेरी आवाज कट रही है क्या बीच बीच में, बताओ यार, जितने भी लोग हैं मेरी आवाज कट रही है क्या बीच बीच में। देखो आंचल ध्यानी, और किसी का तो नहीं कट रहा है यार, अभी तो क्लियर ही है, ठीक है। आप एक बार देख लो आपकी तरफ से, ठीक है। वॉइस का यार मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मैं चिल्ला तो नहीं सकता, ठीक है। वॉइस अगर लो आ रही है आज तो थोड़ा लो से ही काम चलाइए, ठीक है, ठीक है। चलिए तो मैंने कह दिया जो ट्राइंगल होता है उसको तो लिंटल संभाल लेगा, ठीक है, बट आउटसाइड दिस ट्राइंगल आर्चिंग एक्शन ऑफ द मेसनरी इज अज्यूम टू सपोर्ट द वॉल। आर्चिंग एक्शन पिक्टोरियली एक पिक्चर आएगा अभी बाद में, आप समझ जाएंगे, ठीक है। therefore all the load above the wall above the opening will not be transferred to the lintel, ठीक है। the distribution of the load over the lintel depends upon the height of the wall above the lintel and the length of the wall available on the sides of the opening for the lintel to get bearing। मतलब देखिए ये आपका दरवाजा है, ठीक है, इसके ऊपर लिंटल लग गया आपका, ठीक है, ये लिंटल बैठ गया इसके ऊपर। तो लिंटल को कितना साइड में बेयरिंग का लेंथ मिलता है, ठीक है, ये होती है बेयरिंग, ठीक है, कितना वॉल के अंदर वो घुस पा रहा है उसके हिसाब से उसका एल इफेक्टिव होगा, ठीक है, उसके हिसाब से एल इफेक्टिव होगा। तो उसी के हिसाब से वो ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल का साइड भी मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो साइड्स का भी लेंथ एल इफेक्टिव है, तो साइड्स का लेंथ भी एल इफेक्टिव पे डिपेंड हो गया, है ना। और एल इफेक्टिव किस पे डिपेंडेंट है, बेयरिंग पे, ठीक है। क्लियर लेंथ तो मिली जाएगी उसको वॉल दरवाजे के ऊपर, ठीक है, पर जो बेयरिंग मिलेगी, बेयरिंग को अटैच करने के बाद ही आपका एल इफेक्टिव आएगा, ठीक है।
तो इस पे भी डिपेंड करेगा वो कि कितनी उसको सपोर्ट मिल पा रही है बॉल के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The load enclosed in an equilateral triangle is transferred to the lintel provided the height of the wall above the lintel is not less than 1.25 times the height of the equilateral triangle। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट सबको पता ही है। ठीक है, देखिए ये आपका लिंटल का लेंथ था एल इफेक्टिव, ये भी एल इफेक्टिव है। ठीक है, ये भी एल इफेक्टिव है। ठीक है, अब हमें चाहिए इसकी हाइट, हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इसको मान लीजिए स्मॉल एच। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट भी करता है इसको, तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ क्या होगा, इसको मान लीजिए आप एल, एल इफेक्टिव को मान लीजिए एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एच की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर बाई 4। ये समझ में आ गया ना, तो h इज इक्वल टू आपका आएगा √3/2l। बताओ भाई, समझ में आया नहीं समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई नहीं समझ में आई, जल्दी बता दो चैट पे, चैट पे 2-3 बंदे बता दो बस, क्लियर है। ठीक है, सही है, सही है ना, आगे समझ में, ठीक है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ये तो वॉल बन गई। ठीक है, आपका लिंटल, ब्लैक से बनाता हूँ, लिंटल कहीं यहाँ पर है आपका। ठीक है, लिंटल के ऊपर ये ट्राइंगल बन गया ऊपर। ठीक है, ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल के ऊपर, इस लिंटल के ऊपर का जो वॉल है उसकी हाइट मान लीजिए आप एच। ठीक है, अगर ये जो एच है, अगर ये एच ग्रेटर देन 1.25 इंटू स्मॉल एच हुआ, स्मॉल एच क्या है, √3/2l। ठीक है, अगर ये हुआ तो हम इस ट्राइंगल का वेट लेंगे पूरा, सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल का वेट लेंगे लिंटल के ऊपर, और उससे ही हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, उससे ही हम शेयर निकालेंगे, और शेयर के लिए डिजाइन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है, बट इन केस जो ये एच है आपका 1.25 एच से कम हुआ, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है ऊपर, पूरा का पूरा जो ब्रिकवर्क है, पूरा का पूरा ले लेंगे हम। समझ गए, अभी तो हम सिर्फ ट्राइंगल ले रहे हैं, बट अगर h इज लेस देन 1.25 h, तो हम पूरा का पूरा ट्राइंगल, पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है ऊपर, उस पूरे को ले लेंगे, लिंटल के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे लेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे जाके फोटो देखेंगे, फोटो में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये समझना है h इज इक्वल टू √3/2l होगा। ठीक है, और l क्या है, एल इफेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द विड्थ ऑफ द लिंटल इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द वॉल, ऑब्वियस सी बात है ना, जितना आपका वॉल का विड्थ होगा, ब्रिक वर्क का विड्थ होगा, उतना ही तो लिंटल का भी विड्थ होगा, है ना। ठीक है, मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम, जैसे सिंपली सपोर्टेड में टेंशन नीचे होती है, वैसे लिंटल में भी टेंशन नीचे होती है, तो हम बॉटम पे मेन रिइंफोर्समेंट करते हैं। एंड दीज बार्स आर क्रैंक्ड एट द एंड, क्रैंक मतलब बेंट अप। ठीक है, क्या क्रैंक मतलब बेंट अप, ऐसे जा रहा है, बेंट अप कर दिया ऊपर। ठीक है, क्यों करते हैं सबको पता है ना, बेंट अप बार क्यों देते हैं, शेयर के लिए देते हैं, है कि नहीं। शेयर तो आपकी मर्जी है, आपको बेंट अप करना है नहीं करना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, वो तो अब सबको पता है, सबकी मर्जी होती है वो तो, बेंट अप करना ही नहीं करना है, या तो आप रीइंफोर्समेंट वर्टिकल रीइंफोर्समेंट दे दो, वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट दे दो सीधा, तो बेंट अप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, शेयर सिर्फ से प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट द ट्रांसवर्स शेयर, ये तो पता ही सबको। ठीक है, टाउ वी को रेसिस्ट करने के लिए हम देते हैं शेयर सिर्फ। ठीक है, और मेन रिइंफोर्समेंट किसके लिए देते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब दूसरे, अब आर्चिंग एक्शन क्या होता है ये देखिए, मैंने आपको समझाया था वैसे भी, तो ये देखिए, ये आपका लिंटल है। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग है। ठीक है, क्लियर ओपनिंग, इफेक्टिव स्पैन देखिए, लिंटल जितना घुस पाया है, ठीक है, ये यहाँ तक होगा एक्चुअली। ठीक है, ये थोड़ा गलत बना दिया, नहीं यहाँ तक नहीं होगा, यहीं तक होगा। ठीक है, जितना ही बेयरिंग है उसके हाफ तक होता है, जितना ही बेयरिंग होता है उसके हाफ तक होता है एल इफेक्टिव। ठीक है, तो इतनी बेयरिंग है तो उसके हाफ तक एल इफेक्टिव गया। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, और ये क्लियर ओपनिंग है, समझ लीजिए दरवाजा है, दरवाजा नहीं होगा, विंडो होगा ये। ठीक है, अब ये लिंटल है। ठीक है, लिंटल मैंने देखो मार्क कर रखा है, इसके ऊपर ये ब्रिक वर्क है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए ट्राइंगल बन गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो ये आपका एल है, एल इफेक्टिव, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। ठीक है, और ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट कहाँ से कहाँ तक है, ट्राइंगल की हाइट है, ये कितनी है मैंने बताया आपको अभी, √3/2 इंटू एल, एल क्या है, एल इफेक्टिव। ठीक है, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव क्या है, एल क्लियर प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, बेयरिंग। ठीक है, तो बेयरिंग के हाफ तक जाता है, तो W/2 W/2 डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है, ये वाला जो ब्रिक वर्क है, समझ, ये वाला ब्रिक वर्क देख लो जो एरो बना रहा है, ये वाला ब्रिक वर्क जो है ये लिंटल पे नहीं आएगा।
ठीक है, ये जाएगा इन वालों पे, जो लिंटल के साइड में जो ब्रिक वर्क है इस पे जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, अगर लिंटल नहीं होता तो ये वाला जो ब्रिक वर्क है ये पूरा टूट जाता। समझ रहे हो, ये पूरा टूट जाता अगर लिंटल नहीं होता तो। ठीक है, और बच क्या जाता सिर्फ ये। तो अब देख रहे हो ना, एक टाइप का आर्च बन जाता है यहाँ पे, सिर्फ ये वाला ब्रिक वर्क रह जाता और बीच वाला ट्राइंगल उड़ जाता। तो इसलिए इसको बोलते हैं आर्चिंग एक्शन। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्चिंग एक्शन। ठीक है, ये फेल करेगा क्या दिखेगा, समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा, एक और फिगर आएगी उससे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए। So happens when h is greater than 1.25 h and there is sufficient masonry on either side of the opening to resist the induced horizontal reaction by the masonry or brickwork above। ठीक है, पहले सबसे पहली बात तो ये जो आपका ओपनिंग है इसके ऊपर जो बड़ा h है, इस बड़े h को इस बड़े h के 1.25 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, 1.25 h से बड़ा है h। ठीक है, जो इसके ऊपर ओपनिंग है, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और साइड में हमारा ब्रिक वर्क इतना है कि ये जो लोड आ रहा है इसको संभाल पाए। ठीक है, ठीक है, अब देखो अगर लिंटल नहीं होता तो क्या हाल होता है इसका देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे कोई लिंटल नहीं है, दिख रहा है, यहाँ पे कोई लिंटल नहीं है। तो देखिए जब वहां पे लोड ज्यादा हुआ तो ये ब्रिक वर्क पूरा उड़ गया, जो ट्राइंगल था, जो ट्राइंगल का लोड था जो आना चाहिए था वो पूरा उड़ गया। और ये देखिए ये ब्रिक वर्क रह गया पूरा। ये लकड़ी ना बाद में लगाई गई है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि लकड़ी लगा दी इसलिए बच गया, ऐसा नहीं है, लकड़ी को बाद में लगाया गया है। तो ये देखिए सिर्फ ये ब्रिक वर्क बच गया और ये ब्रिक वर्क सारा उड़ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिंटल नहीं था। ठीक है, समझ और लिंटल कहाँ का लोड लेता है, समझ गए ना। डोर तक ही होगा यार, पूरे वॉल में नहीं होता है, आपको दिख रहा है ना, सिर्फ डोर तक ही है। ठीक है, समझ गए ना आर्चिंग एक्शन। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली को पता होना चाहिए आर्चिंग एक्शन क्या होता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए अब हम पूरा देख लेंगे कितना क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये लिंटल बीम के कुछ फोटोज हैं आपके समझने के लिए। ठीक है, डोर के ऊपर लिंटल बीम है। ठीक है, और ये आपका साइड पे कोई एक फोटो है, ये आपका विंडो है, विंडो के ऊपर ये ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क के नीचे और विंडो के ऊपर ये लिंटल बीम लगा दी। ठीक है, समझ गए। क्या रेक्टेंगुलर यार प्रिंस राज, रेक्टेंगुलर ही होता है लिंटल बीम तो। ठीक है, चलिए, रेक्टेंगुलर लिंटल बीम होता है, आर्चिंग ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर लोड लेता है वो, शेप उसका रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिजाइन ऑफ लिंटल। ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, सब लोग ध्यान से सुनना, कोई डाउट मत पूछना प्लीज, अभी पहले समझ लो इसको। ठीक है, ये देखिए अगर हाइट इज ग्रेटर देन 1.25 एच, एच की वैल्यू क्या है मैंने बता दी थी, एच इज √3/2 एल इज इक्वल टू एच, और एल क्या है हमारा, एल इफेक्टिव। ठीक है, एल इफेक्टिव क्या है हमारा, जहां तक वो बॉल में घुसा हुआ है उसके मिड से लेकर ये मिड तक। ठीक है, ये हमारा एल इफेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री का इक्विलेटरल एंगल बन गया। ठीक है, तो ये भी एल हुआ, ये भी एल हुआ, ये भी एल हुआ, पाइथागोरस से हमने एच निकाल लिया। ठीक है, तो अगर एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 एच, तो वेट कितना होगा, अब इसका वेट निकालते हैं। ठीक है, कैसे होगा, एरिया कितना होगा ट्राइंगल का, देखो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है एल। ठीक है, हाइट कितना है, हाइट है हमारा √3/L, √3/2 इंटू एल, है ना, ये एरिया निकल गया उसका। ठीक है, एरिया निकल गया, उसके बाद उसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यूनिट वेट क्या होता है, जैसे आरसीसी का मैंने बताया था, यूनिट वेट कितना होता है 25 किलोमीटर मीटर क्यूब, और ये आरसीसी का होता है। ठीक है, ब्रिक वर्क का यूनिट वेट जो होता है आपका 19 या 20 इतना ही होता है यूनिट वेट ब्रिक वर्क का। ठीक है, तो ये ब्रिक वर्क का जो यूनिट वेट है क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये जो आपका ये देखिए ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका होगा बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, क्या होगा, बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा, वो आएगा डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव बाई 6। ठीक है, WL/6, ये फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, WL/6। ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट आपका जो ट्रायंगल का वेट है वो पूरा वेट निकाल लिया आपने इस वाले फॉर्मूले से, उससे बन गया आपका डब्ल्यू, और उस डब्ल्यू की वजह से बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आपका आएगा WL/6। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको फिर डी निकालना है। ठीक है, डी को अब डी आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, है ना, डी डी निकालना है इसके हिसाब से, डी के हिसाब फिर डी के हिसाब से आपको फिर एएसटी निकालना है, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, इसके बाद तो सिंपली सपोर्टर की तरह ही हो गया, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए, पहला कॉन्सेप्ट समझ गए, दूसरा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, अभी कोई डाउट पूछ रहा है मुझसे। देखिए
देखिए एल इफेक्टिव आ गया, 60 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कब बन पाएगा? जब आपका हाइट जो है, जो लिंटल के ऊपर जो ब्रिक वर्क का हाइट है वो क्या है, बड़ा एच, वो आपका 1.25 एच से बड़ा हो, ठीक है। और एच क्या है हमारा, स्मॉल एच क्या है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट, और वो स्मॉल एच क्या है, √3/2 इंटू एल इफेक्टिव, ठीक है। डेरिवेशन अभी देखा था हमने इसका, ठीक है। तो इसका जो ये जो एरिया है, ये एरिया का जो लोड है वही लिंटल पे आएगा, ठीक है, वही आपका लिंटल पे आएगा। तो उस लिंटल का एरिया कितना होगा, मैंने अभी निकाल के बताया था आपको, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट। यूनिट वेट किसका, ब्रिक वर्क का, किसका, ब्रिक वर्क का यूनिट वेट। तो ब्रिक वर्क का यूनिट वेट आपका होता है 19 से 20 किलो न्यूटन के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। उसको आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आपका जो आएगा वो आएगा डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू। तो इस बड़े डब्ल्यू की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगी लिंटल की, वो होगी डब्ल्यू इंटू एल बाई सिक्स, डब्ल्यू इंटू एल बाई सिक्स, ठीक है। एल क्या है, वही एल इफेक्टिव, ठीक है, समझ गए। चलिए कोई डाउट पूछ रहे हैं मुझसे। ट्राइंगल यार 2 बार समझा दिया अंकित कुमार मैंने यार, वीडियो में देख लेना एक बार, ठीक है। टाइम कम है, हमें न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है। आपके दशहरा से पहले मुझे एक और चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इस जो इस ट्राइंगल की वजह से वेट आएगा वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे निकलेगा, एरिया निकालोगे आप, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया निकाल के आपको उसके ब्रिक वर्क के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना है, उससे डब्ल्यू आएगा। और WL/6 जो है आपका बेंडिंग मोमेंट है इस ट्राइंगल की वजह से, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब ये वाला केस 2 है, ये केस 2 है जब आपका जो ऊपर का हाइट है ना, वो आपका 1.25 एच से कम है। एच क्या है पता ही है आपको, √3/2 इंटू एल, ठीक है, ठीक है। तो एच इज लेस देन 1.25 एच, ठीक है। तो आपका अब क्या लोड ट्रांसफर होगा, अब ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल नहीं आएगा, ये पूरा वो रेक्टेंगल ही इसके ऊपर आ जाएगा। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, वो तो पता ही है आपको ना, यूनिट वेट इंटू जो हाइट है एच इंटू एल, ठीक है, ठीक है। WL/6, हाँ हाँ WL/6 होता है, डब्ल्यू से बेंडिंग मोमेंट WL/6 आएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो इस वाले केस को समझेंगे, पहले इस वाले केस का हम क्वेश्चन करते हैं। इस वाले केस का अगर मेरे को क्वेश्चन मिला तो वो भी करवा दूंगा आपको, पहले इस वाले केस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला केस बस समझ के रखिए कि इसमें वेट कैसे निकालते हैं, गामा एच इंटू एल, ये होगा इसमें वेट, ठीक है। बाकी ये तब है जब आपका जो ओपनिंग है ऊपर, वो आपके स्मॉल एच के 1.25 टाइम्स से कम है, ठीक है। स्मॉल एच क्या है आपका, √3/2 इंटू एल, ठीक है। 60 डिग्री, एल इफेक्टिव √3/2 इंटू एल, 1.25 एच, ये चीजें याद रहे आपको, ठीक है। और इससे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, WL/6, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू ये है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। रेक्टेंगुलर वाले में बेंडिंग मोमेंट आपका मैं आपको रेक्टेंगल वाले का बेंडिंग मोमेंट बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर वो भी आपको अभी समझना है, वो मैं आपको बाद में समझाने वाला था वैसे, आपको वो भी आपको समझना है, तो वो आपका नॉर्मली जो बेंडिंग मोमेंट आपका होता है WL²/6, उसी से WL²/8 जो होता है, उसी वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे आप नॉर्मली, ठीक है। या फिर आप गामा इंटू एच इंटू एल से निकालिए, तो उससे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन करेंगे यार, उसका क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी समझा दूंगा मैं कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए, आप केस 1 देखिए सब लोग, केस 1 में कोई भी डाउट हो, मैंने सारे जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो लिख दिया आपके सामने, उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया अभी तक उसमें कोई डाउट है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल कराने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, 5 मिनट ही बाकी है, तो न्यूमेरिकल बस पढ़ लेना, फिर न्यूमेरिकल का हम डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या क्या न्यूमेरिकल में कौन से वैल्यूज क्या क्या डिनोट करते हैं वो समझा देता हूँ, फिर अगले सेशन में न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। 2 मीटर वाइड ओपनिंग है, ठीक है। डिजाइन लिंटल होगा 2 मीटर वाइड ओपनिंग, मतलब क्या है, ये एल क्लियर है, ठीक है। एल क्लियर मीन्स क्लियर स्पैन ऑफ लिंटल इज 2 मीटर, ठीक है। लोकेटेड सेंट्रली इन अ 300 mm थिक वॉल, ये वॉल की थिकनेस है, ठीक है। बेयरिंग से मत कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। ये वॉल की थिकनेस है आपकी, ठीक है। समझ लीजिए आप 3D में देखेंगे तो ये आपकी ओपनिंग है, इसके ऊपर ही वॉल, ये आपका लिंटर लग रहा है इसके ऊपर,
तो ये जो इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क है, इस ब्रिक वर्क की थिकनेस जो है वो गिवन है 300 mm, ठीक है। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेरिंग की थिकनेस नहीं है, ठीक है। द हाइट ऑफ द मेसनरी अबव द लिंटल इज 3 मीटर, ठीक है, ये है वो हाइट जो मैं एच बड़े एच की बात करता था, ठीक है। जो आपकी लिंटल के ऊपर जो आपका वो है, आपकी ओपनिंग है, जो जिसकी बात मैं एच करता था, और इसके ऊपर ट्रायंगल बन जाना चाहिए, ये एच होता था। तो ये वाली एच की बात करता था, ये होती थी ये होती थी वो हाइट ऑफ मेसनरी वॉल जो लिंटल बीम के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है एच, ठीक है। हमें बेसिकली छोटा एच निकालना है। छोटा एच किससे निकलेगा? एल इफेक्टिव के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। एल इफेक्टिव जो होगा उसके हिसाब से निकलेगा, ठीक है। कितना होता था? √3/2 इंटू एल इफेक्टिव, ठीक है। एल इफेक्टिव कैसे निकलेगा? एल इफेक्टिव निकलेगा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल क्लियर प्लस बेयरिंग, है ना। कितना वो बॉल के अंदर घुसा है, ठीक है। तो वो गिवन नहीं है, तो बेयरिंग हमारी 200 टू 300 mm के बीच में होती है, ठीक है। 200 टू 300 mm के बीच में होती है हमारी बेयरिंग, ठीक है। तो अगर आप एल इफेक्टिव निकालोगे तो आपका कुछ आएगा 2 प्लस, अगर 0.2 आप ले रहे हैं बेयरिंग को, तो आपका 2.2 मीटर आएगा एल इफेक्टिव, ठीक है। एल इफेक्टिव आ गया। एल इफेक्टिव को इसमें डालिए, जल्दी डालिए इसमें। तो √3/2 इंटू एल इफेक्टिव कितना है हमारा? 2.2। तो ये आ जाएगा 1.90, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1.90 मीटर, ठीक है। यह क्या आ गया हमारा? छोटा एच, ठीक है, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और ये छोटा एच तो वन वन 1.90 है, और बड़ा एच क्या है? 3 मीटर, ठीक है। तो छोटा एच का 1.25 टाइम्स करिए, कितना आएगा? 2.38 आएगा, ठीक है। 1.25 एच आएगा आपका 2.38 मीटर, ठीक है। तो एच क्या है हमारा? 3 मीटर। तो 3 मीटर इज ग्रेटर देन 2.38 मीटर, है ना। ये 2.38 मीटर क्या था हमारा? 1.25 एच। तो इसमें कौन सा वाला कंडीशन लग जाएगा? ट्राइंगल वाला कंडीशन, ठीक है। तो बस ट्राइंगल का वेट निकालना है। उस वेट को हम बोलेंगे डब्ल्यू, और उस डब्ल्यू से हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे WL/6, और इस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ हमें लिंटल का डेड वेट भी लेना है, ठीक है। डेड वेट आपका नॉर्मली जो आपका यूडीएल होता है, यूडीएल से जो आपका होता है WL²/8, वही वाला फॉर्मूला सीधा लग जाएगा डेड लोड में, ठीक है। सब समझेंगे, बस ओवरव्यू दे दिया मैंने क्वेश्चन का आपको। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क देखिए दे दिया 90 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, मैंने कहा था ना 90 to 20 के आसपास होता है, ठीक है। यूज M20 कॉन्क्रीट Fe415 ग्रेड स्टील, ठीक है। ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको, इसके बाद सीधा क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। चलिए मैं सेशन को एंड करता हूँ, नए सेशन का लिंक देता हूँ मैं, ठीक है। उस सेशन पे आइए आप लोग, ठीक है। चलिए। नहीं 300B नहीं है, हाँ 300B है, हाँ 300B है, विथ विथ है उसकी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, विथ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं इस क्लास सेशन को एंड करता हूँ, सब समझाऊंगा मैं, कोई वरी मत कीजिए, एक और सेशन आएगा अभी, ठीक है। सब डाउट पूछेगा उसमें। चलिए करता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, इनकेस अगर आपका ट्रायंगल बन गया तो आपका ट्रायंगुलर यूडीएल है, ठीक है। तो उसके उसके लिए फॉर्मूला आपका WL/6 है। इसमें W क्या है आपका? इसके एरिया की वजह से जो आपका लोड आया है, ठीक है। इनकेस अगर आर्चिंग एक्शन नहीं हो पाया, ट्रायंगल नहीं बन पाया ऊपर, क्योंकि H इज लेस देन 1.25 H, तो उसमें आपका सीधा जो यूनिट वेट गिवन रहेगा 19 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, उसको सीधा L²/8 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। WL²/8 जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूले से निकलेगा वो आंसर, ठीक है। इसलिए हम लोग ये वाला केस करते हैं, ये वाला केस हम जनरली नहीं करते क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको नॉर्मल WL²/8 से निकल जाएगा आंसर, ठीक है। इसका डेड लोड और इसका यूनिट वेट ब्रिक वर्क का, दोनों को ऐड करो, उससे W निकालो जो हम पहले करते थे, है ना। तो WL²/8 से सीधा निकाल दो आंसर, ठीक है। इस वाले केस में क्या करना है? ट्रायंगल की वजह से WL/6 आएगा, इसके डेड लोड की वजह से क्या आएगा? WD_L²/8, ठीक है। बहुत नॉर्मल जैसे आता था पहले हमारा। तो इसके डेड लोड की वजह से अलग बेंडिंग मोमेंट आएगी, लिंटर के डेड लोड की वजह से, और ब्रिक वर्क के वेट की वजह से बड़ा W/8, बड़ा WL इंटू L/6, ठीक है। WL/6, समझ गए, ठीक है। ये बस मैंने थोड़ा बैक गया था वो समझाने के लिए सेकंड केस, ठीक है। मेरे को लगा कि वो इन केस अगर उसको लगे कि सेकंड केस नहीं समझाया सर ने, ठीक है। केस टू जनरली हम न्यूमेरिकल नहीं आते हैं इससे, क्योंकि वो, एक मिनट, ठीक है। ठीक है। तो केस टू में आपका सीधा WL²/8 से निकल जाता है, उसमें WL/6 का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। इसलिए केस टू का क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, ठीक है। केस वन का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए।
ठीक है, क्वेश्चन देख लिया था, क्वेश्चन में सब समझा दिया था मैंने आपको, स्मॉल एच निकाल के दिखा दिया था, हमारा कैपिटल एच स्मॉल एच के 1.25 टाइम्स से बड़ा है, इसलिए हमारा ट्राइंगल बनेगा इसमें, है कि नहीं। चलिए समझते हैं। क्लियर स्पैन 2 मीटर, ठीक है। एल इफेक्टिव कैसे निकाला है इनने, हमने बेरिंग मान दिया 200 mm की बेरिंग है ऑफ लिंटल ऑन ईच वॉल, ठीक है, तो इसलिए एल इफेक्टिव 2.2 मीटर आ गया, ठीक है। एल इफेक्टिव तो √3/2 इंटू एल इफेक्टिव, वो हमारा स्मॉल एच होगा, वो कितना आया था 1.90, और 1.90 का 1.25 टाइम्स कितना था हमारा 2.38 मीटर, 2.38 से बड़ा है हमारा कैपिटल एच, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का लोड गिनेंगे हम, वो क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव बाई 6, वो होगा आपका ब्रिक वर्क की वजह से बेंडिंग मोमेंट आया है, और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 वो होगा नॉर्मल डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8 जो फॉर्मूला होता था, वो हम डेड लोड से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको फैक्टर इन करने के लिए लेंगे, ठीक है। चलिए एज्यूम 200 mm ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो यही होता है, देखिए लिंटर का जो डेप्थ होता है ना, वो 200 से 300 mm से ज्यादा नहीं होता डेप्थ, ठीक है। तो इसलिए अराउंड 200 to 300 मिलीमीटर का हम ओवरऑल डेप्थ मानते हैं, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ नहीं माना है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे इफेक्टिव डेप्थ मान लीजिए 200 mm का, ठीक है, आपके ऊपर है। मैम ने समझाया था ना पिछले क्लास में, आपके एजम्पशंस के हिसाब से आपके सॉल्यूशंस वेरी करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है ओवरऑल डेप्थ लिंटल का होता है वो 200 से 300 mm के बीच का होता है, तो उसके बीच का कोई भी आप ओवरऑल डेप्थ मान लीजिए। ये हम क्यों मान रहे हैं बताओ, आप तो बोलोगे सर हम तो आगे जाके बेंडिंग मोमेंट से निकाल लेते हैं डी को, हम यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें उसका डेप्थ पता हो, उस और विड्थ पता हो, उससे क्या निकाल सकते हैं हम डेड वेट, ठीक है। डेड वेट निकाल सकते हैं, है कि नहीं। डेड वेट कैसे निकालते थे हम, यूनिट वेट आरसीसी का 25, ठीक है, इंटू ओवरऑल डेप्थ इंटू विड्थ, ऐसे निकालते थे हम डेड वेट, है ना, डब्ल्यू डी। और डब्ल्यू डी से हम क्या निकालते थे, डब्ल्यू डी इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 8। ये डेड लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आया है, इसको निकालने के लिए एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए, और एल इफेक्टिव पहले 2.2 माना था हमने, ठीक है। बट फिर देखिए एल इफेक्टिव का एक और फॉर्मूला आपको पहले पता है ना, एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, एल नॉट प्लस डी या एल नॉट प्लस डब्ल्यू, विच एवर इज स्मॉल, है कि नहीं, विच एवर इज स्मॉल। तो पहले हमने जो हमारा डब्ल्यू के हिसाब से, डब्ल्यू आपका बेरिंग ही हो गया, ठीक है, विड्थ ऑफ सपोर्ट या जितना वो घुसा हुआ है सपोर्ट के अंदर, एक ही बात है। तो डब्ल्यू आपका पहले 200 mm माना हमने, ठीक है, तो उससे हमारा 2.2 मीटर आया, ठीक है। उसके बाद जब हमने इफेक्टिव डेप्थ माना, तो हमने पहले ओवरऑल डेप्थ माना 200 mm का, ठीक है। फिर हमने 25 mm का इफेक्टिव कवर मान लिया, ठीक है। तो इफेक्टिव कवर को ओवरऑल डेप्थ से अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो हमने पहले निकाला एल नॉट प्लस डब्ल्यू, वो कितना आया 2.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला एल नॉट प्लस डी, तो उससे आपका देखिए 2.175 हो गया। तो इसको आप इसको हम लेंगे एल इफेक्टिव, है कि नहीं। मैंने बताया था इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वही हमारा एल इफेक्टिव होता है कि नहीं, जो मिनिमम होता है वही हमारा एल इफेक्टिव होता है। तो अब आप बोलेंगे सर आपने तो चेक कर लिया पहले ही, आपने पहले ही बोला ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखिए टू अगर अगर हमारा चेंज भी होगा, चेंज कब होगा, जब हमारा एल नॉट प्लस डी एल नॉट प्लस डब्ल्यू छोटा आएगा, तो एल नॉट प्लस डब्ल्यू छोटा आया एल नॉट प्लस डी, तो ये एल इफेक्टिव हो गया। तो इसके हिसाब से जब आप √3/2 एल निकालेंगे वो तो और छोटा होगा, और जब आप 1.25 इंटू एच करेंगे वो तो और भी छोटा होगा, तो वो तो फिर बड़े एच छोटा ही होगा, ठीक है। तो जो मैं चेक किया था ट्राइंगल लोड के लिए वो पहले भी कर सकते हैं, या चाहे आप बाद में भी कीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट आया था यहाँ तो समझ में आ गया बच्चों को, ठीक है। सर दो अलग अलग एल इफेक्टिव नहीं है, एल इफेक्टिव के दो क्राइटेरिया होते थे ना, चल आप भूल गए शायद। एल इफेक्टिव के दो क्राइटेरिया होते थे, तो पहले हमने बेरिंग को हमने एज्यूम किया 200 mm की बेरिंग, ठीक है। मैंने कहा था बेरिंग आपकी 200 से 300 mm घुसा होता है लिंटल ब्रिक के अंदर, तो 200 mm मान लिया मैम ने क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 प्लस 2.2 मीटर आ गया इफेक्टिव, किसके हिसाब से, बेरिंग के हिसाब से, एल नॉट प्लस डब्ल्यू वाला क्राइटेरिया है ये। उसके बाद मैंने बोला था कि जो ओवरऑल डेप्थ होता है लिंटल का वो 200 से 300 के बीच में वेरी करता है, तो 200 mm ओवरऑल डेप्थ मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और 300 मिलीमीटर विड्थ ऑफ लिंटल, मैंने क्या कहा था, लिंटल का जो विड्थ है वो तो उतना ही होगा जितना आपका ब्रिक वर्क का विड्थ है कि नहीं। ब्रिक वर्क से ज्यादा चौड़ा करके क्या करोगे आप उसको, ठीक है। तो जो 300 mm थिक वॉल है हमारा, वही हमारा लिंटल का भी विड्थ हो जाएगा, है कि नहीं। तो 300 mm हमारा लिंटल का विड्थ हो गया, ठीक है। और ओवरऑल डेप्थ हमारा डी हो गया 200 mm, ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ इफेक्टिव कवर माइनस किया तो इफेक्टिव डेप्थ आया, ठीक है। फिर एल नॉट प्लस डी वाला क्राइटेरिया यूज किया, तो इन दोनों क्राइटेरिया में जो मिनिमम आएगा उसी को हम एल इफेक्टिव मानते हैं,
है कि नहीं, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर करता हूँ ड्राइंग को, चलिए, ठीक है। एज्यूमिंग, तो ये तो मान लिया एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव हमारा ये आ गया, तो ये देखिए ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। ये एच बन गया 1.88, सबको समझ में आया ना कैसे, √3/2 इंटू एल इफेक्टिव 2.175, ये आ गया हमारा 1.88, ठीक है, ठीक है। ये एच इज ग्रेटर देन 2.35 होगा, ठीक है, हाँ। और एच हमारा क्या था, एच हमारा था 3 मीटर, तो 3 मीटर हमारा 1.25 एच से बड़ा है कि नहीं, 1.25 एच ये आपका, ठीक है। तो 1.88 इंटू 1.25 करो तो 2.35 आएगा, ठीक है। तो ये 1.25 एच का वैल्यू है, तो उससे ग्रेटर है हमारा एच ना, तो हमारा बन गया ट्राइंगल एल इफेक्टिव 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ये एल है, एल एल ही मान लीजिए अभी के लिए, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, बस इसका हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया को हम बिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिट कितना है हमारा लिंटल का, बिट कितना है लिंटल का हमारा 300 mm, 300 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, WL/6, ये बेंडिंग मोमेंट, और इसका डेड वेट की वजह से एक बेंडिंग मोमेंट आएगा WD × L² / 8, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, बेंडिंग मोमेंट आएगा, फिर डिजाइन करेंगे, ठीक है। ओवरव्यू से बता रहा हूँ, अभी सब लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, लोड कैलकुलेशन, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, √3L/2, ठीक है, ये तो पता है आपको, ठीक है। हाइट ऑफ वॉल अबव लिंटल 3 मीटर ग्रेटर देन 1.25 एच, तो द लोड ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल विल बी ट्रांसफर्ड टू द लिंटल, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझा दिया था मैंने आपको वैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए क्या होता है, क्या होगा लोड, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है एल, ये एल, ठीक है, इंटू हाइट क्या है √3/2 इंटू एल, ठीक है, ठीक है, इंटू विड्थ, हमें वॉल्यूम चाहिए ना, ये क्या है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब का वेट है इतना, तो हमें भी तो वॉल्यूम चाहिए इसका, तो एरिया तो आ गया, और वॉल्यूम क्या होगा, ये है लिंटल हमारा, है ना। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जब हम इसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, विड्थ कितना है हमारा 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर यहाँ पर आ गया, ठीक है, 0.3 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम आ गया पूरे ट्राइंगल का, ट्राइंगल का वॉल्यूम आ गया, और इसको हम गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे, गामा क्या होता है यूनिट वेट पर मीटर क्यूब, तो हमें गिवन है ब्रिक वर्क का 90 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो वहाँ डब्ल्यू आ गया, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए आगे बढ़े, समझ गए ना, चलिए, where 0.3 meter is the width of the brickwork. Also, the width of lintel is equal to the width of masonry wall. Masonry wall, brickwork जो भी आपको मानना है, ठीक है, बता दिया था मैंने आपको। चलते हैं आगे, चलिए, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/6, ठीक है, WL/6 सबको समझ में आ गया ना ये वाला, तो 4.23 किलोमीटर मीटर। अभी पहला बेंडिंग मोमेंट आया है, अब डेड लोड की वजह से और आएगा, ठीक है, ठीक है। डेड लोड की वजह से कैसे आएगा देखिए, तो इसका डेड वेट है वो ऐसे काम कर रहा होगा, डेड लोड की वजह से आपका यूडीएल आएगा इसके ऊपर, है ना। कैसे निकालेंगे उसको, विड्थ इंटू ओवरऑल डेप्थ कितना था 200 mm, तो 0.2 हो गया, ठीक है, इंटू 25, क्या है आरसीसी का यूनिट वेट, ठीक है, ठीक है। तो आपको स्मॉल डब्ल्यू आएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 8, ये आपका जो सेल्फ वेट या डेड लोड जो भी आप उसको बोले, उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसको आप इससे इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो आपका टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। और टोटल बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से डी कैसे निकालना है पता ही है आपको, ठीक है, वही डी इज इक्वल टू BMU/RU/B का अंडर रूट, है ना। उससे क्या आता है हमारा लिमिटिंग सेक्शन के लिए जो डी हमें चाहिए मिनिमम, तो उससे बड़ा अगर डी हुआ तो क्या होगा अंडर इनफोर्स का एसी कैसे निकालना है सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ लिंटल 0.3 उसका वेट है, 0.2 ओवरऑल डेप्थ है, 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आपका आरसीसी का यूनिट वेट होता है, तो ये आपका आ गया 1.5 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। तो उसके बाद आपका मोमेंट इंटू सेल्फ वेट W × L² / 8, ठीक है, आ गया, टोटल मोमेंट आ गया हमारे पास, टोटल मोमेंट आ गया, ठीक है। अब कोई मुझे पूछ रहा था हम इसको फैक्टर करेंगे क्या, देखिए आपके ब्रिक वर्क का वेट दिया हुआ है ना, ये ब्रिक वर्क क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो ईंट है वो आज छोटे हैं कल बड़े हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना, ईंट का वेट तो वही रहेगा। डब्ल्यू हमारा किससे आया है, डब्ल्यू हमारा किससे आया है, इससे आया है ना, ब्रिक वर्क के वेट की वजह से, तो ये, तो ब्रिक वर्क का वेट क्या है, ब्रिक वर्क का वेट तो कांस्टेंट रहेगा ना, ईंट का वेट अगर आज 200 ग्राम है तो 10 साल बाद भी 200 ग्राम ही होगा, है कि नहीं, ईंट बड़े तो होते नहीं है, है ना। और ना ही ऐसा है कि कोई और ईंट बड़े बड़े ईंट आ जाएंगे बाद में जाकर, ठीक है।
तो जनरली हम फैक्टर नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली हम इसको ब्रिक वर्क से जो मोमेंट आया है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, उसको हम फैक्टर नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट हम लोग फिर भी इसको फैक्टर करेंगे, क्योंकि ब्रिक वर्क के साथ हमारा लाइव लोड भी आ सकता है इसके ऊपर। तो लाइव लोड तो लिया नहीं ना हमने, अगर कोई बंदा चल रहा हो उसके ऊपर लाइव लोड तो हमने लिया ही नहीं है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है कि इसके ऊपर अगर लाइव लोड आ जाए या कोई और अनसर्टेनिटी हो जाए, आपका आरसीसी का जो आपका क्वालिटी है वो कंट्रोल ना हो पाए, ठीक है, तो हम इसलिए इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोला है कि आपको ये ना लगे कि ब्रिक वर्क का वेट तो कांस्टेंट ही है, तो हम 1.5 क्यूब फैक्टर फिर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पता रहे कि 1.5 सिर्फ और सिर्फ आपका लोड वेरिएशन की वजह से नहीं होता, आपके ब्रिक वर्क की क्वालिटी, आपके आरसीसी की क्वालिटी जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो उस, क्योंकि आपको पता ही है ब्रिक कहाँ बनते हैं, कंक्रीट कहाँ बनता है, तो उस पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती उस पर, है ना। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल के उद्देश्य से भी हम 1.5 का एक फैक्टर लगाते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोड फैक्टर फिर भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ब्रिक वर्क का वेट तो हमें पता है, बट इसके ऊपर जो लोगों का वेट है, लाइव लोड, इसकी क्वालिटी जो है वो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, तो ये वाले कुछ फैक्टर्स भी हैं जो अनसर्टन है, ठीक है। तो इसलिए हम 1.5 का फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा ज्यादा, 1.5 का फैक्टर लगाना है सीधा, किसी को कंफ्यूजन है तो सीधा 1.5 का फैक्टर लगा दीजिए जब तक क्वेश्चन में आपका फैक्टर ना बोले कहीं भी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख दीजिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल मोमेंट आ गया, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आपका बीएमयू आ गया, ठीक है, बीएमयू आ गया। इसकी वजह से आपको फिर पता ही है डी रिक्वायर्ड किस लिए होता था, ताकि वो बैलेंस्ड हो, ताकि वो बैलेंस्ड हो। तो अगर इससे बड़ा डी आपने दे रखा है तो क्या बन जाएगा वो, अंडर इनफोर्स्ड। अंडर इनफो का फॉर्मूला पता ही है आपको कैसे निकालते हैं, एएसटी, है कि नहीं, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना आता है डी। आर यू इज इक्वल टू क्या होता था, आर यू क्या होता था आपका 0.138 इंटू एफ सी के, है कि नहीं। एफ ई 415 के लिए आर यू यही होता था, ठीक है। तो कितना होगा 0.138 इंटू एफ सी का कितना है, M20 या 20 हो गया, तो आर यू कितना आ जाएगा 2.76। बस आर यू की वैल्यू डालिए, बी की वैल्यू पता है हमें, बी कितना है 0.3, ठीक है, बी कितना है हमारा 0.3, ठीक है। आर यू 2.76, बी हमारा 0.3, डालिए और देखिए डी रिक्वायर्ड कितना है। डी रिक्वायर्ड 97 mm है, ठीक है। और आपको याद है हमने ओवरऑल डेप्थ कितना लिया था 200 mm, इफेक्टिव कर्व कितना लिया था 25, तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ कितना था 0.175, है ना। तो 97 mm रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा हमने डेप्थ दे रखा है, ये तो मिनिमम डेप्थ है ताकि बैलेंस्ड हो, और हमने इससे ज्यादा डेप्थ दिया हुआ है, तो क्या होगा डी रिक्वायर्ड इज ओके, पहले तो ओके तो है ही, ऊपर से उससे ज्यादा भी है वो, तो क्या हो जाएगा अंडर इनफोर्स्ड। अंडर इनफो का फॉर्मूला पता ही है सबको, ठीक है। तो इसके बाद पूरा सिंपली सपोर्ट जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बस आपको ये एल एफ समझना था, एच समझना था, ठीक है, स्मॉल एच समझना था, 60 डिग्री समझना था, और डब्ल्यू निकाला इसकी वजह से वो समझना था, ठीक है। तो आप मुश्किल काम कर चुके हो, बस आसान काम बाकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विच मीन्स सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे सबको पता है, अंडर अंडर रीइंफोर्स्ड का एरिया कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले में मेरे ख्याल से और कोई डाउट तो है नहीं किसी को, ठीक है, फॉर्मूला बहुत बार कर चुके हैं हम, ठीक है। चलिए 7.7 10⁻⁶ ये बेंडिंग मोमेंट आया था, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये ग्रेटर देन एच इज ग्रेटर देन 2.35 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पीपीटी में मिसप्रिंट हो गया है, एच इज ग्रेटर देन 2.35 होगा, ठीक है। एच तो आपको पता है ना, एच एक्चुअली 3 मीटर का है, ठीक है। चलिए, तो 7.7 10⁻⁶ 0.87 एफ बाई 415 है, ए एस टी निकालना है, इफेक्टिव डेप्थ हमारा 175 था, ठीक है। ए एस टी एफ बाई अपॉन एफ सी के बी डी, ठीक है, बी 300 mm का था हमारा, 175 का इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं, देख ए एस टी का क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक के बाद आपका ए एस टी आपका आ जाएगा 124 mm स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग फिर 10 mm का बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर 10 mm हम लोग आगे तो बीम में 16 18 mm का यूज करते थे, तो यहाँ पर लिंटल में ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ नहीं रहा है, आपको पता ही है बेंडिंग मोमेंट 7.7 किलोमीटर का है, बहुत कम बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ स्टील भी रिक्वायर्ड कम आया है, बहुत 125 mm स्क्वायर का एरिया ऑफ स्टील आया है, तो हम 8 mm 10 mm 12 mm इससे इतना ही यूज करते हैं लिंटल में, ठीक है, तो हम बार यूज करते हैं, ठीक है। तो 10 mm का यूज कर रहे हैं, तो एक एक बार का इतना एरिया है, तो कितने बार चाहिए होंगे हमें, तो 124 डिवाइडेड बाई 78.5 करेंगे अगर आप, तो ये आएगा 1 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 1.58,
ठीक है। तो 1 से ज्यादा यूज करना है, और 0.58 बार कहाँ से लाओगे आप, तो इसलिए हम 2 बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम 2 बार प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद आपको मिनिमम एरिया ऑफ स्टील भी चेक करना है। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्या होता था, 0.87 FY, 0.87 FY इंटू बी डी। ठीक है, एफ बाई आपका क्या है 415, ये क्या है 300 mm, ये क्या है 175। तो उससे आप देखेंगे ए एस टी मिनिमम एक्चुअली कितना है। ठीक है, तो उससे ज्यादा होना ही चाहिए हमारा ए एस टी, तो ये आएगा 107। 125 mm² जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कम ही है, तो ठीक है। ठीक है ना, चलिए किसी को डाउट है कुछ इसमें, ए एस टी का शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ए एस टी का शॉर्टकट यूज कीजिए। वो 0.5 इंटू एफ सी के बाई एफ वाई इंटू 1 - एफ सी के बी डी, बी एम अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर, वो वाला शॉर्टकट फॉर्मूला कर सकते हैं यूज, बिल्कुल कर सकते हैं यार। देखिए, जब आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, इसके 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, तो जो रूट आप लेते हैं ना, उसी रूट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है वो। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले का इजाद हुआ है। ठीक है, जो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का वो वाला रूट है जो वैलिड रूट होता है। ठीक है, आपको पता है 2 रूट्स आते हैं, तो उसमें से आप वैलिड रूट निकालते हैं। तो आपको वैलिड रूट निकालने में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसी वाली इक्वेशन का एक वैलिड रूट है, वो वैलिड रूट जो आपको सही आंसर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैम ने बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो हेंस प्रोवाइड 2 10 mm डायमीटर बार्स। ठीक है, चलिए ए सी डिजाइन हो गया, इसके बाद क्या रहता है हमारा, ए सी डिजाइन होने के बाद हमारा रहता है शियर डिजाइन। शियर डिजाइन में भी देखिए, इससे डब्ल्यू आया है हमारा, तो ये टोटल लोड है ना, पूरा का पूरा लोड है, तो कितना होगा रिएक्शन। ठीक है, हम मानेंगे ये मिड पे लग रहा है, हमारा टोटल लोड तो लग रहा है मिड पे लग रहा है कहीं पे, डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, ये मानते हैं, तो रिएक्शन क्या होगा W/2, है कि नहीं, W/2 और W/2। ठीक है, तो ये आपका एक रिएक्शन आ गया डब्ल्यू की वजह से। ठीक है, और डेड लोड की वजह से क्या आएगा, WD × 12/2, जो आपको नॉर्मली आता था, एल क्लियर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, W/2 प्लस WL/2। ठीक है, देखिए मैम ने यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ यूज किया है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ से आपका WL/2 का वैल्यू ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो अगर यूज भी कर लेंगे तो आपका डिजाइन और भी सेफ हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको ज्यादा क्लियर होने के लिए एल क्लियर यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल क्लियर कितना था हमारा 2 मीटर का। ठीक है, तो 2 मीटर भी यूज कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, या फिर आप एल यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एल यूज करेंगे तो और ज्यादा ही आएगा लोड, और ज्यादा ही आएगा, डिजाइन और भी सेफ हो जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप यूज, वरना वैसे हम एल क्लियर यूज करते हैं शेयर को निकालने के लिए। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, तो जो कंफ्यूज मत होना बेकार में। ठीक है, एल क्लियर हो, एल इफेक्टिव हो, एल इफेक्टिव यूज करेंगे तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, बाकी यार यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से, ये कुछ एम्प्टी ब्लैंक्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा ध्यान मत देना, मेरे ख्याल से या तो ये प्रॉब्लम है कोई, या फिर कोई कर रहा है ये चीज। ठीक है, तो जो भी कर रहा है मत करो यार ये चीज। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो ओके, मैंने निकाल दिया उसको, जो भी था वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो W/2 समझ गए, W/2 ट्रायंगल बाय लोड की वजह से, WL/2 आपका डेड लोड की वजह से। मैम ने एल इफेक्टिव यूज किया है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एल इफेक्टिव यूज कीजिए, एल क्लियर यूज कीजिए, एल इफेक्टिव यूज करेंगे लोड और ज्यादा आएगा, वैसे शेयर के लिए हम एल क्लियर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.5 आया, 7.5 को हमने फैक्टर किया। ठीक है, तो हमारा BU आ गया। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम, BU/BD। BU/BD क्या देगा हमारा, टाउ वी। तो पहले तो हम टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स होना चाहिए, वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसके हिसाब से क्या निकालेंगे, टाउ सी। तो फिर हम BUS निकालेंगे। BUS क्या होता था हमारा, टाउ वी माइनस, सॉरी, VU, VU माइनस टाउ सी BD, है ना, इसके लिए डिजाइन करते थे। फिर BUS के फॉर्मूले से हम स्पेसिंग निकालते थे, है ना। फिर हम मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के हिसाब से स्पेसिंग निकालते थे। फिर हमारा 0.75D भी एक होता था क्राइटेरिया, और 300 mm, 4 क्राइटेरिया होते थे, उसके हिसाब से स्पेसिंग निकालते थे हम। तो बस वही चीज करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाउ भी निकाल लिया 0.214। ठीक है, तो हमारा परसेंट टेंशन रीइंफोर्समेंट निकाल लिया हमने 0.3%। ठीक है, टेबल 19
सब लोग के पास आईएस कोड हो गई, टेबल 19 देख लीजिएगा, M20 और परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट 0.3, आपका 0.25 फिर 0.5 है परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट में। तो ऑब्वियसली इन दोनों में हम इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। इंटरपोलेट आपका ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। 0.36 है आपका 0.25% के लिए, ठीक है। और आपका 0.36 के बाद शायद 0.47%, आपका 0.47 है आपका 0.5% के लिए, ठीक है। तो अब हम जब 0.25 से 0.5 पे जाते हैं तो आपका 0.36 से 0.47 होता है, कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। कब, जब हम 0.25 से 0.5 गए हैं, पर हम जा कहाँ रहे हैं, 0.25 से 0.3 तक, ठीक है। तो ये एक्चुअल है, ये कितना जाते हैं हम, तो इससे इतना बढ़ता है, तो 0.05 से कितना बढ़ेगा वो हम निकाल लेंगे इससे, ठीक है। चलिए, हमारा टाउ सी आ जाएगा 0.384। अब देखोगे टाउ सी जो है वो आपका टाउ बी से बड़ा है, ठीक है। तो अगर टाउ सी टाउ बी से बड़ा होता है, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बताओ, हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट की जरूरत है नहीं, बट फिर भी हम शेयर इन्फोर्समेंट देंगे, कितना, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। सबको याद है ना मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला, ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY, ठीक है। अननोन क्या है, SV स्पेसिंग, ठीक है। एरिया रीइंफोर्समेंट कितना मानते थे हम, 8 mm का मान लेंगे 2 लाख, ठीक है, इसी को मान लेंगे, ठीक है। 8 mm का शेयर इन्फोर्समेंट मान लेंगे 2 लाख, तो इसका एरिया कितना आता था, 100.53। इसी को यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा स्पेसिंग आ जाएगा। फिर हम 0.75D और 300 mm इन दोनों क्राइटेरिया में चेक करेंगे, जो मिनिमम आएगा उतनी स्पेसिंग देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, हाँ। चलिए, किसी को डाउट है क्या? हाँ हाँ, करेंगे करेंगे यार, टाउसी मैक्स से कंपेयर, बट टाउसी इतना कम आया था ना कि टाउसी मैक्स से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। टाउसी मैक्स आपका M20 के लिए मेरे ख्याल से 3.1 के आसपास होता है, 3.1 या 2.8, आप एक बार देख लेना, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो इससे तो कम है ही, टाउ भी वैसे ही बहुत कम आया था, इसलिए कंपेयर किया नहीं, पर वैसे करना चाहिए था, तो कर भी सकते हैं आप, ठीक है। बहुत कम आया था इसलिए कोई दिक्कत थी नहीं। Hence, no shear reinforcement is required. However, providing nominal मतलब मिनिमम shear reinforcement, उसका फॉर्मूला लिखा था मैंने अभी आपको आपके सामने, ठीक है। मिनिमम shear reinforcement यूज करेंगे कितना, 8 mm डाया का बार यूज करेंगे, 2 लाख सिरप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेसिंग ऑफ सिरप उसी फॉर्मूले से आया ये, ठीक है। तो 302 mm आया, ठीक है। आपको देख के लग ही रहा होगा ये क्राइटेरिया फेल करेगा, पक्का करेगा, ठीक है। चलिए, फेल करेगा ही वैसे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका मैक्सिमम स्पेसिंग 0.75D वर्टिकल सिरप्स के लिए, ठीक है। तो ये 0.75D करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 इंटू डी कितना था, 175, तो ये आपका आएगा 130 पॉइंट समथिंग, 131 mm आएगा, ठीक है। कितना, 131 mm, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या 300 mm, तो कितना, तो मिनिमम क्या होगा सब क्राइटेरिया से 130, तो 130 mm सेंटर टू सेंटर 2 लाख सिरप ये हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, थ्रू आउट द लिंटल, ठीक है। और एंकर बार ऊपर प्रोवाइड कर देंगे, पर मैंने बताया था एंकर बार कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं है, नॉर्मल बस आपका शियर रीइंफोर्समेंट जो ऊपर से जा रहा होता है उसको वहां पे टिकाने के लिए हम एंकर बार प्रोवाइड करते थे, ठीक है। ठीक है, ये आपके एंकर बार होंगे, ठीक है। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का काम नहीं करते, कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं रोकते हैं ये सिर्फ आपका शियर रीइंफोर्समेंट जो ऊपर से जा रहा है उसको टंगा के रखने के लिए, उसको वहां पे स्थिर रखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट लाइन के लिए करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैंने बताया सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होता है, तो क्या यूज करेंगे, LD लेस देन इक्वल टू M1/V प्लस L0, ठीक है। ये सेटिस्फाई कराना है हमें, ठीक है। तो पहले हम M1 निकालेंगे, फिर हम B तो हमने निकाला था अभी, फिर L0 निकालेंगे। L0 कैसे निकालते हैं, सपोर्ट के मिड से कितना आगे रीइंफोर्समेंट गया है वही हमारा L0 होता है, ठीक है। तो वो भी निकालेंगे। तो इसको निकालने के बाद LD का फॉर्मूला बताइए आपको क्या होता है, 0.87 FY इंटू डाया, ठीक है, अपॉन 4 टाउ BD, और 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे क्योंकि HSD बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बस ओवरव्यू दिया है मैंने। चलिए, M1 पता ही है आपको, 7.7 इंटू 10⁶ Nm, यही था हमारा बेंडिंग मोमेंट, जितना था उतना ही तो हमने बार प्रोवाइड किया था, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर हमने तो बार तो दो प्रोवाइड ज्यादा बार प्रोवाइड कर दिए थे, हमें चाहिए था 1.58 बार, ठीक है। तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, 2 बार से आपका मोमेंट ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो हमने सीधे जितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उतना ही ले लिया हमने,
ठीक है, समझ गए ना एम कैसे आया, समझ गए ना सब लोग, ठीक है। तो एम ये था, और हमारा वी क्या था, हमारा वी कैसे निकाला, W/2 प्लस डेड लोड इंटू L/2, है ना। तो उससे हमारा वी कितना आया था, इतना ही आया था। हमारा वी आया था अराउंड 7 के आसपास आया था, उसको फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो वी आया था हमारा, है कि नहीं, ठीक है। तो M1 आ गया, बी आ गया, बस एल नॉट की बारी है, नेक्स्ट है एल नॉट की बारी, ठीक है। चलिए, ठीक है, एल डी निकाल लिया। अब देखिए एल नॉट कितना होगा, देखिए ये है आपका, ये आपका लिंटल था, ठीक है। लिंटल कितना घुसा था, 200 mm घुसा था ना अंदर, 200 mm घुसा था अंदर, ठीक है। तो मिड ऑफ सपोर्ट से कितना आगे गया है रीइंफोर्समेंट में, तो मिड ऑफ सपोर्ट से कितना होगा ये 100 mm, ठीक है। पर हमें क्लियर कवर भी देना पड़ेगा, मान लीजिए क्लियर कवर 20 mm का है, तो 20 mm माइनस कर लीजिए, तो एल नॉट कितना आ गया, 80 mm आ गया कि नहीं। हम हुक्स हुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। हुक्स तब प्रोवाइड करेंगे जब हमारा एल ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका एल नॉट का वैल्यू आ गया मोटा मोटा, ठीक है। देखते हैं क्या पता मैम 25 mm का माना हो क्लियर क्लियर कवर, तो वो 75 mm हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा, ठीक है। एल नॉट समझ गए ना कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग स्ट्रेट बार विदाउट एनी हुक्स बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट, मैम ने 25 mm का माना हुआ है, ठीक है। तो 200/2 बाय 25 75 mm का आ जाएगा, ठीक है। तो एल डी आपका 470 mm आया है, तो M1/V, अब देखिए 1.3 से मल्टीप्लाई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए 1.3 से मल्टीप्लाई किया है, मैंने बताया था ना आपको 1.3 से मल्टीप्लाई कब करते थे, जब आपके सपोर्ट्स पे, आपका बीम का सपोर्ट है, उसके ऊपर कंप्रेशन कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स आ रहा है। तो कंप्रेशन फोर्स तो आ ही रहा है ना, कैसे आ रहा है बताओ, ये लिंटल है, ठीक है, या आपकी ओपनिंग है, यहाँ से ब्रिक वर्क है, ऊपर भी ब्रिक वर्क है, यहाँ भी ब्रिक वर्क है, तो कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन पैदा हो रही है ना, यहाँ पे कंप्रेशन पैदा हो रही है सपोर्ट्स पे, ठीक है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बस लिंटल पे कंप्रेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, लेंटल के सपोर्ट्स पे कंप्रेशन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम या कुछ और डिजाइन करने के लिए बोलेंगे तो आपको उसमें रहेगा कि सपोर्ट पे कंप्रेशन बन रहा है, बट लेंटल पे आपको ध्यान रखना है कि इसके सपोर्ट पे हमेशा कंप्रेशन बनता है, ठीक है। कंप्रेशन बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1.3 का फैक्टर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.3 M1/V प्लस एल नॉट, ठीक है। तो ये आपका एल नॉट हमारा 75 mm आया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से 965 mm आया है आंसर, ठीक है, इस चीज का आंसर, ठीक है। एल डी हमारा 470 mm आया था, तो उससे बड़ा है, तो इसलिए हमारा डेवलपमेंट लेंथ का जो रिक्वायरमेंट था सिंपली सपोर्ट के लिए वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ का ये यूज होता है सिंपली सपोर्टेड में, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन खत्म। देखिए अपना रीइंफोर्समेंट डिटेल्स, ये आपका लिंटल है, ठीक है, ठीक है। 200 mm का ओवरऑल डेप्थ था, ठीक है। 210 mm का डाया हमने प्रोवाइड किया था, एरिया ऑफ स्टील अटेंशन AST के लिए, ठीक है। 2 8 mm की डाया हमने एंकर बार लगाए थे, ठीक है। 3D में देखोगे तो वही आएगा जो हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ बार लगाए थे दो, ठीक है, यहाँ पे एंकर बार दो लगा दिए 8 mm के, ठीक है ना, ठीक है। डिटेलिंग देखिए, समझिए इसको, देखिए किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो। ये शेयर इन्फोर्समेंट था आपका, हमने प्रोवाइड किया था 2 लेग 8 mm डाया 130 mm सेंटर सेंटर पे, और ये आपका इसी का सेक्शन व्यू है, सेक्शन व्यू, ठीक है। ये एंकर बार्स हैं, बस सिर्फ और सिर्फ शेयर इन्फोर्समेंट को टिकाने के लिए ऊपर, ठीक है, कोई यूज नहीं है उसका। ये क्लियर, ये हमारा क्लियर लेंथ था, ठीक है। ये देखिए वॉल के अंदर 200 mm घुसा हुआ है, ठीक है, वॉल के अंदर 200 mm घुसा हुआ है ये, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है, ये देखिए जब मैंने कहा था कि अगर ओवर रीइंफोर्स्ड बीम होता है तो हम उसको रीडिजाइन करते हैं, ठीक है। तो रीडिजाइन करने के लिए क्या करते थे हम, इफेक्टिव डेप्थ को बढ़ा देते थे, ठीक है। बट इन केस अगर कहीं पर आपका स्पेस कम है, इफेक्टिव डेप्थ के बढ़ाने की फिजूलियत नहीं है वहाँ पे, ठीक है, इतनी सहूलियत नहीं है कि हम वहाँ पे इफेक्टिव को बढ़ा सके, तो हम क्या करते हैं, कुछ एरिया ऑफ स्टील हम ऊपर प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन जोन में, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंक्रीट में क्या होता है कंप्रेशन, तो वहां पर भी हम प्रोवाइड करते हैं स्टील। कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्या फॉर्मूला है, सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया है कि डबली रीइंफोर्स हमें कब यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए।
हाँ हाँ, अरे तो वो तो 300 mm बस मान लिया, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आपका ये है लिंटल, ठीक है। लिंटल का जो विड्थ है, इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क है, इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क है आपका, उसका विड्थ है 300 mm। तो क्या पता ये भी 300 mm का हो, उसमें हमें क्या करना। वो हमारा अननेसेसरी डिटेल है, कोई यूज नहीं हो डिटेल का, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा उससे, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। डबल रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ेंगे अगले क्लास में। थोड़ा सा प्री रीड करके आना चैप्टर नंबर 6 अपना, ठीक है। हाँ हाँ, तो वही तो 0.3 से मल्टीप्लाई इसलिए तो किया था हमने, क्योंकि विड्थ है ना लिंटल की। लिंटल के ऊपर जो ब्रिक वर्क का विड्थ है वो 300 mm है, और जितना उसका विड्थ है उतना ही तो हम विड्थ 0.3 मीटर का ब्रिक वर्क का विड्थ है वीरेंद्र, ठीक है। ब्रिक वर्क का विड्थ, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, मंडे को मिलते हैं। सब रिवाइज करो, डब्ल्यू री पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मुझे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पर डाउट नहीं चाहिए, जो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। आपका सिंगली री शेयर सब कुछ पढ़ के आइए अच्छे से। फॉर्मुलेस को पढ़िए, क्वेश्चंस करिए। मंडे को डबल री पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।